ठंडा लोहा, ग्रीस से सनी भारी पटरियां, और 110 वोल्ट का करंट। सुनने में तो ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लग रहा। वही तो, मतलब क्या ये चीजें कभी भी किसी क्लासिक रोमांटिक फिल्म या प्रेम कहानी की याद दिला सकती हैं? शायद बिल्कुल नहीं। हाँ, आमतौर पर जब रोमांस या प्यार की बात होती है तो हमारे दिमाग में लाल गुलाब, चांदनी रात या फिर समंदर की लहरें आती हैं। बिल्कुल, प्यार की तुलना हमेशा बहुत ही कोमल, नाजुक और प्राकृतिक चीजों से की जाती है। लेकिन आज इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही अनोखा और मैं कहूँगा थोड़ा दुस्साहसी दावा करती है। एकदम सही कहा। ये सामग्री ये दर्शाती है कि प्यार की सबसे गहरी भावनाओं को गुलाब या चांदनी से नहीं, बल्कि भारी भरकम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और रेलवे सिग्नलिंग के तकनीकी शब्दों से सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और ये बात पहली नज़र में न सिर्फ अजीब लगती है बल्कि पूरी तरह से विरोधाभासी लगती है ना? कहाँ इंसानी जज्बातों की नज़ाकत और कहाँ रेलवे ट्रैक की कठोरता। विरोधाभास तो है, लेकिन आज हमारे विश्लेषण के लिए जो सामग्री है, द इंटरलॉकिंग ऑफ हार्ट्स नाम की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर और उसके साथ लिखी गई एक कविता, वो इसी विरोधाभास को एक बहुत ही खूबसूरत रूपक में बदल देती है। हाँ, और इस कविता का मुख्य विषय ही है लव एक्सप्रेस्ड इन रेलवे टर्म्स, यानी रेलवे के शब्दों में व्यक्त किया गया प्रेम। तो हमारा उद्देश्य आज यही समझना है कि कैसे रेलवे के सबसे नीरस लगने वाले तकनीकी शब्द इंसानी प्यार और जीवन भर के साथ को परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत इस कविता के साथ दी गई तस्वीर से ही करते हैं, क्योंकि देखिए वो तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। बिल्कुल। अगर हम इसके दृश्य की कल्पना करें तो हम देखते हैं कि एक जोड़ा रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। और ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। दोनों ने बहुत ही सुंदर और पारंपरिक भारतीय विवाह की पोशाक पहनी हुई है। हाँ, लाल रंग का भारी कढ़ाई वाला लहंगा और एक बेहद खूबसूरत शेरवानी। और उनके चारों ओर लाल और सफेद गुलाब के फूलों से बना एक विशाल दिल के आकार का घेरा है। लेकिन जो चीज इस दृश्य को सबसे अलग बनाती है वो है पृष्ठभूमि। उनकी दोनों ओर से आधुनिक हाई स्पीड ट्रेनें गुजर रही हैं, जो बिल्कुल हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी दिखती हैं। हाँ, तेज गति से। एक तरफ बीच में खड़ा ये जोड़ा पारंपरिक ठहराव और शांति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ उनके इर्द गिर्द आधुनिक गति और मशीनी शोर है। आपने बिल्कुल सही तस्वीर पेश की। ये दृश्य परंपरा और आधुनिकता, स्थिरता और गति का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण है, और यही हमारी आज की चर्चा का आधार भी है। तो चलिए इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं। कविता की शुरुआत प्यार के उस बिल्कुल शुरुआती चरण से होती है, जहां दो अजनबियों के बीच पहला स्पर्श होता है। हाँ, वो पंक्तियां हैं, नजदीकियों का कमांड जब छुअन से मिला, बदन में 110 वोल्ट का उठा एक अजब सिलसिला। अब यहां सबसे पहले जो तकनीकी शब्द मेरा ध्यान खींचता है वो है 110 वोल्ट। मतलब रेलवे के हिसाब से 110 वोल्ट का क्या महत्व है? ये कोई बहुत बड़ा वोल्टेज तो नहीं लगता। ट्रेन चलाने के लिए तो ये काफी नहीं है। यही तो इस रूपक की सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, जब हम रेलवे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन को चलाने वाले 25,000 वोल्ट के भारी करंट का विचार आता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 110 वोल्ट का करंट डायरेक्ट करंट यानी डीसी होता है, और ये ट्रेन को चलाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, ये रेलवे का नर्वस सिस्टम है। इसी वोल्टेज से ट्रैक के पॉइंट बदलते हैं और सिग्नल काम करते हैं। तो जब कवि कहता है कि बदन में 110 वोल्ट का सिलसिला उठा, तो वो उस शुरुआती ऊर्जा की बात कर रहा है जो किसी खास व्यक्ति के पहले स्पर्श से हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम में दौड़ जाती है। वाह, मतलब ये ऊर्जा भले ही 25,000 वोल्ट जितनी ना हो, लेकिन ये पूरे शरीर और दिमाग की दिशा बदलने के लिए काफी होती है। बिल्कुल सही। और इसके आगे की लाइन है, धड़कनों की रिले बेतहाशा तड़पने लगी, जब तेरे मेरे बीच की हर झिझक अनलॉक होने लगी। यहाँ रिले शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सटीक बैठता है। अगर हम इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांतों को देखें तो एक रिले एक बहुत ही दिलचस्प उपकरण है। हाँ, आप इसे कैसे समझाएंगे? इसका मुख्य काम ये होता है कि ये एक बहुत ही कम ताकत वाले सिग्नल के जरिए एक बहुत बड़े और शक्तिशाली सर्किट को कंट्रोल करता है। ठीक इसी तरह इंसानी भावनाओं में एक हल्का सा स्पर्श, जो कि बहुत कम ताकत का एक सिग्नल है,
वो इंसान के अंदर जज्बातों का एक बहुत बड़ा तूफान पैदा कर देता है। बहुत खूब। धड़कनें सच में एक रिले की तरह काम करने लगती हैं। लेकिन इसके बाद जो अनलॉक होने की बात कही गई है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे बहुत दिलचस्प लगी। क्या प्यार की शुरुआत असल में एक सुरक्षा तंत्र के खुलने जैसी है? अगर हम इसे मानवीय मनोविज्ञान से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है। हम सभी अपने आसपास एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाकर रखे होते हैं। हाँ, दो नए लोगों के बीच हमेशा एक झिझक होती है। बिल्कुल। रेलवे में इंटरलॉकिंग प्रणाली तब तक कोई भी नया मार्ग सेट नहीं करती जब तक कि पहले से लगे हुए सुरक्षा ताले अनलॉक न हो। ये सुनिश्चित करता है कि कोई दुर्घटना ना हो। मतलब जब तक सिस्टम सेफ फील नहीं करता, वो खुलता नहीं है। सही कहा। उसी तरह जब वो सही स्पर्श या सही कमांड मिलता है तो इंसान के दिमाग का वो सुरक्षा तंत्र, वो हिचकिचाहट पूरी तरह से अनलॉक हो जाती है। ये वो क्षण है जहां इंसान अपनी कमजोरियों के साथ दूसरे के सामने खुलने के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआती आकर्षण और झिझक के टूटने की ये प्रक्रिया तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन सिर्फ नजदीकियों से तो बात नहीं बनती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये दीवारें हट जाती हैं तो दो लोगों का पूरी तरह से एक होना जरूरी है। कविता का अगला हिस्सा इसी गहरे शारीरिक और आत्मिक मिलन की ओर ले जाता है, और यहाँ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो है स्विच रेल, स्टॉक रेल, क्लियरेंस और लॉकिंग नॉच। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। बदन की स्विच रेल जब तेरी स्टॉक रेल से जा लगी, दरमिया हमारे किसी क्लियरेंस की गुंजाइश न बची। हाँ, और आगे है, बाहों के लॉकिंग नॉच में तू कुछ यूं कस गई कि मेरी रूह तेरे वजूद में हमेशा के लिए बस गई। अब यहाँ मुझे इस पूरी चर्चा में एक बड़ी आपत्ति है। अच्छा, कैसी आपत्ति? मतलब ये स्विच रेल और स्टॉक रेल जैसे शब्द बहुत ही यांत्रिक, ठंडे और कठोर लगते हैं। जब हम रोमांस की बात करते हैं तो उसमें एक कोमलता होनी चाहिए, एक नज़ाकत होनी चाहिए। क्या मशीनों के इन भारी और सख्त शब्दों का इस्तेमाल प्यार की उस कोमलता को खत्म नहीं कर देता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, और अक्सर हम रोमांस को सिर्फ फूलों की पंखुड़ियों जैसी कोमलता से ही जोड़कर देखते हैं। लेकिन इस कविता का पूरा सार ही यही है कि असली और स्थायी रोमांस सिर्फ कोमलता पर नहीं टिका होता। तो फिर किस पर टिका होता है? इसकी बुनियाद सुरक्षा और अटूट मजबूती पर होती है। इसे रेलवे के नजरिए से गहराई से समझते हैं। रेलवे ट्रैक में स्टॉक रेल वो पटरी होती है जो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर और फिक्स रहती है। ये जमीन से मजबूती से जुड़ी होती है। ओके। दूसरी ओर स्विच रेल वो पटरी होती है जो ट्रेन की दिशा बदलने के लिए अपनी जगह से खिसक कर स्टॉक रेल से जाकर बिल्कुल चिपक जाती है। यानी एक साथी वो है जो रिश्ते में एक स्थिर आधार प्रदान करता है, और दूसरा साथी वो है जो उसकी ओर झुककर उसके साथ मिलकर जीवन की एक नई दिशा तय करता है। बिल्कुल। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती है वो है शून्य क्लियरेंस की अवधारणा। क्लियरेंस का मतलब है दो चीजों के बीच की खाली जगह। हाँ, गैप। रेलवे इंजीनियरिंग में अगर स्विच रेल और स्टॉक रेल के बीच 1 मिलीमीटर का भी गैप या क्लियरेंस रह जाए तो वो एक भयानक दुर्घटना का कारण बन सकता है। ट्रेन के पहिए का निचला हिस्सा उस खाली जगह में फंस सकता है। बाप वे, और हजारों टन भारी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए जब कवि यहाँ शून्य क्लियरेंस और लॉकिंग नॉच की बात करता है तो वो पूर्ण समर्पण और विश्वास की बात कर रहा है। लॉकिंग नॉच वो भारी उपकरण है जो इन दोनों पटरियों को एक दूसरे के साथ इतनी जोर से जकड़ कर रखता है कि उनके बीच कोई गैप ना बचे। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि ये कठोरता नहीं है, बल्कि रिश्ते की सबसे गहरी सुरक्षा का प्रतीक है। बिल्कुल। अगर दो लोगों के बीच विश्वास या समर्पण में जरा सी भी दूरी या क्लियरेंस रह जाए तो रिश्ते की ट्रेन पटरी से उतर सकती है। लॉकिंग नॉच में कसने का मतलब है कि दोनों इस कदर एक दूसरे में फिट हो गए हैं कि दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत उनके बीच नहीं आ सकती। और यही वो बिंदु है जहां प्यार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। जब दो चीजें इतनी मजबूती से आपस में जुड़ती हैं तो उस प्रक्रिया में एक भारी ऊर्जा और घर्षण पैदा होता है। हाँ, और कविता का अगला हिस्सा बिल्कुल इसी जुनून और दुनिया से पूरी तरह कट जाने की भावना को बयां करता है। पंक्तियां हैं, फ्रिक्शन क्लच सा सुलगता रहा वो नर्म एहसास, थ्रो रॉड की तरह मैं खिंचता गया तेरे और पास। अब यहां पहले मुझे इन यांत्रिक उपकरणों के बारे में समझना है। ये फ्रिक्शन क्लच और थ्रो रॉड
असल में मशीनों में क्या काम करते हैं? देखिए, मशीनरी में फ्रिक्शन क्लच एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल दो अलग-अलग गति से घूमने वाले हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अच्छा। जब वो पहली बार संपर्क में आते हैं तो उनके बीच भारी घर्षण या फ्रिक्शन होता है, बहुत गर्मी पैदा होती है और फिर धीरे धीरे वो एक ही गति में एक साथ घूमने लगते हैं। ओह, तो कवि ने इसे उस शारीरिक और भावनात्मक ऊष्मा के रूप में दर्शाया है जब दो लोग एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थ्रो रॉड लोहे की वो भारी छड़ होती है जो स्विच रेल को स्टॉक रेल की तरफ खींचती है। ये वो खिंचाव है जो प्रेमियों को एक दूसरे की ओर अनियंत्रित रूप से खींचता है। इन दोनों यांत्रिक शब्दों को तो कवि ने बहुत खूबसूरती से जज्बातों में ढाल दिया। लेकिन आगे की लाइन है, बाकी दुनिया से हम आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हुए। सांसों के इस आंच में दोनों एक दूजे में खो गए। हाँ, इस हिस्से में जो शब्द मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। रेलवे सिग्नलिंग की भाषा में आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? ये तो एक सिस्टम की विफलता है। बिल्कुल, ये एक तकनीकी खराबी है। इसका मतलब होता है कि कंट्रोल रूम ने ट्रैक को बदलने का कोई आदेश दिया है, लेकिन ट्रैक का वो हिस्सा और सिग्नल आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। मतलब कंट्रोल रूम कुछ और कह रहा है और जमीनी हकीकत कुछ और है। लेकिन यहाँ कवि ने इस एरर को एक गहरे रोमांटिक एहसास में बदल दिया है। ये शायद पूरी कविता का सबसे शानदार समाजशास्त्रीय रूपक है। जब दो लोग प्यार के उस चरम जुनून में होते हैं तो वो अक्सर सामाजिक दुनिया के नियमों और आदेशों से पूरी तरह कट जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम दुनिया की भागदौड़ से बचने के लिए अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल देते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब रेलवे के कंट्रोल रूम, जिसे हम यहाँ समाज मान सकते हैं, उसकी नज़र में आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होना एक बड़ी गलती हो सकती है। समाज के अलार्म बज सकते हैं कि ये दोनों लोग स्थापित नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। पर उन प्रेमियों के लिए, उनके लिए पूरी दुनिया के सिस्टम से कट जाना, दुनिया क्या कह रही है उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देना और सिर्फ अपने साथी के साथ तालमेल में रहना ही सबसे खूबसूरत हकीकत है। वो समाज के साथ आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस में होते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है। कवि ने कितनी चतुराई से एक यांत्रिक त्रुटि को विद्रोह और पूर्ण प्रेम के क्षण में बदल दिया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ दुनिया से कटकर कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं चल सकता। हाँ, जुनून के उस दौर को कभी न कभी एक स्थायी रूप लेना ही होता है। रिश्ते को एक आजीवन प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। और कविता का अंतिम भाग इसी स्थायित्व के बारे में बात करता है। पंक्तियां हैं, इश्क का डिटेक्शन जब पूरी तरह मुकम्मल हुआ, जिस्मों और जान का ये रिवर्स स्ट्रोक सफल हुआ। अब ताउम्र के लिए अपनी मोहब्बत का सिग्नल हरा है। ये जज्बातों का पॉइंट आज पूरी तरह वफा से भरा है। अब इस हिस्से में मुझे फिर से एक उलझन है। डिटेक्शन तो समझ आता है, लेकिन ये रिवर्स स्ट्रोक क्या है? प्यार में रिवर्स या पीछे जाने वाले गियर का क्या काम? ये तो रिश्ते के कमजोर होने या पीछे हटने का संकेत लगता है। ये बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। लेकिन यहाँ रिवर्स स्ट्रोक का मतलब पीछे हटना या रिश्ते का कमजोर होना बिल्कुल नहीं है। इसे रेलवे के पॉइंट मशीन की कार्यप्रणाली से समझना होगा। अच्छा, वो कैसे काम करती है? जब थ्रो रॉड पटरी को धक्का देकर दूसरी पटरी से मिला देती है तो उसके बाद एक लॉकिंग बार उसे लॉक करने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मशीन वहीं नहीं रुकती। तो वो क्या करती है? वो एक बार विपरीत दिशा में यानी रिवर्स स्ट्रोक मारती है ताकि उस लॉक को दूसरी तरफ से भी पक्का किया जा सके, जिससे वो किसी भी भारी झटके से वापस न खुले। अरे वाह! तो ये पीछे हटना नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा की एक दोहरी परत है। बिल्कुल। ये इस बात की अंतिम पुष्टि है कि ताला अब दोनों तरफ से लग चुका है। और इसके तुरंत बाद आता है डिटेक्शन। रेलवे में जब ये लॉक लग जाता है तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स ये जांचते हैं, यानी डिटेक्ट करते हैं कि सब कुछ अपनी सही जगह पर है या नहीं। और जब ये डिटेक्शन पूरा होता है, तब जाकर कंट्रोल रूम से उस रास्ते के लिए सिग्नल हरा किया जाता है। सही कहा। कवि यहाँ कह रहा है कि जब दो इंसानों के बीच का जुड़ाव हर तरह की परीक्षा से गुजरकर पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, जब जज्बातों का वो पॉइंट पूरी तरह वफा यानी वफादारी से भर जाता है, तभी जीवन भर के साथ के लिए मोहब्बत का सिग्नल हरा होता है। ये वाकई में इंजीनियरिंग और इंसानी भावनाओं का एक अद्भुत संगम है। क्या ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार सिर्फ अचानक पैदा होने वाली भावना नहीं है? बिल्कुल। ये एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे रेलवे में जब तक प्रणाली हर चीज को डिटेक्ट नहीं कर लेती कि पटरियां सही से जुड़ गई हैं, तब तक सिग्नल हरा नहीं होता। प्यार में भी
जब तक विश्वास और वफादारी की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक आजीवन प्रतिबद्धता का सिग्नल नहीं मिल सकता। और यहाँ वो तस्वीर फिर से बहुत मायने रखती है। याद है, हमने शुरुआत में उन हाई स्पीड ट्रेनों का जिक्र किया था जो उस जोड़े के पीछे से गुजर रही थीं। हाँ, वो आधुनिक वंदे भारत जैसी ट्रेनें। लेकिन अगर आपका रिश्ता इंटरलॉक हो चुका है, तो बाहर की ये अंधाधुंध रफ्तार आपको डराती नहीं है। क्योंकि आपका अपना व्यक्तिगत इंटरलॉकिंग सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। स्थिरता और गति दोनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं, बशर्ते आपका आधार मजबूत हो। बिल्कुल, ये इंटरलॉकिंग सिर्फ लोहे की ठंडी पटरियों के जुड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग वजूद के एक साथ जुड़कर जीवन की यात्रा के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाने की कला है। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये साफ है कि कैसे ये कविता प्यार के पूरे सफर को रेलवे के भारी बरगम तकनीकी शब्दों में कितनी नजाकत से ढाल देती है। हाँ, स्पर्श की वो पहली बिजली जो 110 वोल्ट की तरह दौड़ती है और हमारी झिझक के तालों को अनलॉक करती है। फिर वो शारीरिक नजदीकियां जहां शून्य क्लियरेंस होता है, कोई दूरी नहीं बचती। फिर दुनिया के शोर और नियमों से वो खूबसूरत बगावत, जिसे आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहा गया। और अंत में रिवर्स स्ट्रोक और डिटेक्शन के जरिए वो अटूट प्रतिबद्धता जो हर परीक्षा पास करने के बाद जीवन भर के लिए रिश्ते का हरा सिग्नल देती है। ये बात सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इस चर्चा की शुरुआत में हमने कहा था कि हम अक्सर प्यार की तुलना फूलों की नजाकत से करते हैं। हम मानते आए हैं कि प्यार एक बेकाबू और अराजक भावना है जो बस एक तूफान की तरह आती है और हमें बहा ले जाती है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा के बाद एक विचार जो शायद हमारे जहन में हमेशा के लिए रह जाएगा कि अगर रेलवे इंटरलॉकिंग जैसे एक सख्त और कड़े नियमों से बंधे सिस्टम के शब्द प्यार का इतना सटीक और सुरक्षित वर्णन कर सकते हैं, तो शायद सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं के सैलाब में बह जाने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? शायद सच्चा प्यार असल में उस सही व्यक्ति को खोजने के बारे में है जिसके साथ जुड़कर एक ऐसा अटूट और सुरक्षित सिस्टम बनाया जा सके, एक ऐसा मजबूत इंटरलॉकिंग तंत्र जो जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेनों का सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना भी कर सके, वो भी बिना पटरी से उतरे। इस विचार को अपने साथ रखिएगा।